नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे MOP यानी मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्यूर की सीरीज। पार्ट 10 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने चैप्टर 11 तक खत्म कर लिया था। आज पार्ट 11 में हम लोग चैप्टर 12 और 13 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 में हमारा मॉनिटरिंग ऑफ टाइमली डिस्पोजल और चैप्टर 13 है सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे RTI 2005, DARPG, टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिस्पोजल ऑफ वर्क डिस्पोजल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, सेक्शन ऑफिसर और डेस्क फंक्शनरी कंसर्न इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेडिशियस वर्क डिस्पोजल। 2, section officer will inspect the sections register and the assistant section officers register to ensure that no file has been overlooked. 3, the branch officer will also keep a close watch on the progress of work in the sections under his control. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। द प्राइमरी responsibility for expeditious disposal of work statement rates with the section officer desk functionary concerned। ठीक है, तो हमारा टाइम पर काम होना चाहिए सेक्शन का, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? तो SO की होती है, या फिर अगर डेस्क ऑफिसर है तो डेस्क फंक्शनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही विल इंस्पेक्ट द सेक्शंस रजिस्टर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स रजिस्टर्स एंड टेक एक्शन एज मे बी नेसेसरी टू एंश्योर दैट नो पेपर और फाइल हैज़ बीन ओवरलुक। तो वो क्या करेगा? सेक्शन रजिस्टर जिसमें कि सारी रिसीट्स आती हैं और डिस्पोजल होता है उसको, और ऑफिस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का जो रजिस्टर होता है जिसमें कि हर डीलिंग ऑफिसर का अपना काम का कौन कौन सी रिसीट्स उनको मिली हुई हैं उसकी एंट्री होती है, उसको चेक करेगा उसमें से कौन कौन सी डिस्पोज हो गई है। द ब्रांच ऑफिसर विल ऑल्सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन द सेक्शन अंडर हिज कंट्रोल। और ब्रांच ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीच बीच में अपना चेक करता रहे कि सेक्शन में सब कुछ ठीक चल रहा है। Question number 2, necessary MIS reports are available in e-file to monitor the progress of work। यानी कि e-फाइल में MIS रिपोर्ट अवेलेबल रहती है वर्क प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। ऑप्शन आर A yes, B no, एंड द राइट आंसर इज A yes। ये तो सबको पता है कि e-फाइल में हर चीज़ की टाइम बाउंड एंट्री होती है, तो इसमें बड़ा ईजीली हर चीज़ की रिपोर्ट मैनेजेबल रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस। जो केसेस के डिस्पोजल के रिगार्डिंग टाइम लिमिट जो होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, टाइम लिमिट्स इज फिक्स्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस हैंडल्ड इन द डिपार्टमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। 2, ऑफिशियल्स शैल नॉट कीप अ केस पेंडिंग फॉर मोर देन 10 वर्किंग डेज अनलेस हायर लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केसेस। 3, the system of exception reporting will be introduced to monitor the disposal of receipts। Options are A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is C 1 and 3 only। यानी सेकंड स्टेटमेंट जो होता है कि 10 वर्किंग डेज होता है, 10 नहीं होता 7 वर्किंग डेज होता है। एक बार देख लेते हैं। टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, टाइम लिमिट विल बी फिक्स्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस हैंडल्ड इन द डिपार्टमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन। हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन इशू करता है और उसमें केस के रिगार्डिंग टाइम लिमिट फिक्स होती है। नो ऑफिशियल शैल कीप अ केस पेंडिंग फॉर मोर देन 7 वर्किंग डेज। ठीक है, किसी भी ऑफिशियल के पास रिसीट आ जाएगी तो 7 डेज के अंदर उसको डिस्पोज करनी होती है, अनलेस हायर लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द केस थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। और या फिर उस पर्टिकुलर केस के लिए या उस टाइप के केसेस के लिए टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस में, और वो 7 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो 7 डेज से ज़्यादा रख सकता है। If a case remaining with an official for more than the stipulated time limit, an explanation for keeping the pending shall be recorded on the note portion of the dealing officer। अगर डीलिंग ऑफिसर ने 7 डेज से ज़्यादा होल्ड कर लिया या फिर उसके डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस में टाइम प्रोवाइड किया था उस टाइम को ब्रीच कर दिया, तो उसको नोटिंग में लिखना पड़ेगा इस डेट को रिसीव हुई थी। जैसे नोटिंग करते हैं कि सो एंड सो रिसीट हैज बीन रिसीव्ड इन द सेक्शन ऑन डेटेड सो, तो उसके साथ साथ वो उसकी एंट्री भी करेगा कि इट कुड नॉट बी प्रोड्यूस विद इन टाइम बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो ये उसको मेंशन करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड रहता है नोटिंग पोर्शन में। द सिस्टम ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग विल बी इंट्रोड्यूस टू मॉनिटर द डिस्पोजल ऑफ रिसीट्स। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का सिस्टम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे कि मॉनिटरिंग की जा सके। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग अगर हम शॉर्ट में समझें तो होता है कि जो केसेस हमारे नहीं हुए हैं, जो पेंडिंग हैं, उन केसेस को रैंडमली चेक करते हैं सेक्शन ऑफिसर और ब्रांच ऑफिसर कि उसमें से क्या प्रॉब्लम है या फिर उस केस को क्यों नहीं हुआ, उसके रीजंस को तलाशेंगे और उसका जो पोर्शन इनकम्प्लीट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं।
Question number 4, which of the following is correct about the monitoring of disposal of the communication received from member of parliament and VIPs? जो MPs और VIP से जो रेफरेंसेस आते हैं उसकी मॉनिटरिंग डिस्पोजल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, the personal section of each joint secretary will maintain a separate register of communications received from the member of parliament and VIPs. B, the serial number at which a letter is entered in the registered will be prominently marked on that letter with date of registration. C, both A and B. D, none of the above, and the right answer is C, both A and B, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं. एक बार देख लेते हैं. मॉनिटरिंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिसीट्स केसेस, इसके अंदर में वॉच ऑन डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम MPs एंड VIPs. द पर्सनल सेक्शन ऑफ ईच जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर किस केस में? इफ़ द डायरेक्टर सबमिट्स केस डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी विल मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड VIPs. अब देखो इसमें क्या होता है कि जो भी VIP रिसीट होती हैं उनको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर डील किया जाता है, वो बाद में उसका सेक्शन में जाती है, डायरेक्ट सेक्शन में नहीं जाती हैं. तो जिस मैटर से रिलेटेड होती है उस मैटर का जॉइंट सेक्रेटरी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें कि VIP केसेस और MPs के जो रेफरेंसेस होते हैं उनकी एंट्री रहती है. अब वो क्या करता है कि उन लेटर्स को एंट्री अपने रजिस्टर में कर लेता है. अब कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर जो होता है वो जॉइंट सेक्रेटरी को फाइल सबमिट नहीं करता, वो जो अपनी फाइल को सबमिट करता है एडिशनल सेक्रेटरी को, तो वो भी जॉइंट सेक्रेटरी की कैपेसिटी में काम कर रहा है. तो इस सिचुएशन में उसके पास भी डायरेक्ट VIP केसेस आते हैं, तो वो भी अपने पास एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेगा और उन सबकी एंट्री की जाएगी. The serial number at which a letter is entered in the register will be prominently marked on that letter together with the date of registration. ठीक है. अब इसमें क्या करेगा कि जो भी आपने सीरियल नंबर एंट्री की है उस सीरियल नंबर को उस रिसीट के ऊपर भी मार्क कर देगा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी के रजिस्टर में इस नंबर पर इसकी एंट्री हो रखी है. एग्जाम्पल 125/JS यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी -P यानी पर्सोनल MP. ठीक है, ये उसकी हो गई, और ऑब्लिक फिर डेट, जिस डेट को आया है. तो इससे क्या होता है कि रजिस्टर में कहाँ पर एंट्री है वो भी उसमें से सर्च की जा सकती है रिसीट के थ्रू. अब एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं. अपेंडिक्स 12.1 जो रजिस्टर का फॉर्मेट है. रजिस्टर फॉर कीपिंग अ वॉच ऑन द डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट VIP. ठीक है, रजिस्टर जो इसमें एंट्री होती है, रजिस्टर का फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, पहले तो हमारा सीरियल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट. ठीक है, नंबर एंड डेट ऑफ कम्युनिकेशन जो आता है, किस MP से आया है, किसको एड्रेस किया गया है, सब्जेक्ट किया है, उस पर किस सेक्शन से रिलेटेड है, और उसके अलावा कोई और स्पेशल रिमार्क है तो वो सब उस रजिस्टर में मेंटेन की जाती है. क्वेश्चन नंबर 5, टू कीप अ स्पेशल वॉच ऑन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईच सेक्शन विल. ठीक है, अब स्पीडी डिस्पोजल होता रहे हर MP के लेटर का, कम्युनिकेशन का, उसके लिए हर सेक्शन क्या स्टेप्स उठाएगा उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. 1, मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर. 2, मार्क आउट प्रोमिनेंटली दोज कम्युनिकेशन फाइनली डिस्पोज्ड of by circling the serial numbers in the registered in blue ink. Options are A, 1 only, B, 2 only, C, none of the above, D, all of the above, and the right answer is A, 1 only. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. ब्लू इंक में नहीं, जो केसेस हमारे होते चले जाते हैं उनको हम राउंड सर्किल करते चले जाते हैं रेड इंक में, क्योंकि उससे पता चल जाता है दूर से देख के कि ये केस डिस्पोज हो गए, और इस पर रेड सर्किल नहीं होता, पता चल जाती है कि अभी पेंडिंग है, तो उनको हम एग्जामिन कर लेते हैं. तो ये हमारा हो गया रजिस्टर फॉर कीपिंग वॉच ऑन द डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम MPs एंड VIPs. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, जो सेक्शन के रजिस्टर मेंटेन होता है, सीरियल नंबर, फिर रिसीट एंड डेट, कब रिसीट हुआ है, जॉइंट सेक्रेटरी किससे रिसीव हुआ है, ठीक है, डेट, कम्युनिकेशन किससे आया है, MP का नाम क्या था, फिर वही जो पुरानी वाली एंट्री थी, किसको एड्रेस किया गया, क्या सब्जेक्ट है. ठीक है, और इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट कब दिया है इस लेटर का, फाइल नंबर से किससे डील किया गया है, और इंटरिम रिप्लाई, क्योंकि जो हमने पीछे वाले पार्ट्स में देखा था कि अगर हम फाइनल रिप्लाई नहीं दे सकते तो 15 डेज़ के अंदर हमें इंटरिम रिप्लाई देना होता है. तो इंटरिम रिप्लाई जो है उसकी डेट ऑफ फाइनल रिप्लाई, और फिर रिमार्क जो भी होती है. क्वेश्चन नंबर 6, इफ फॉर एनी रीजन एन MP's लेटर इज रिसीव्ड बाय अ सेक्शन विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड इन द पर्सनल सेक्शन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी, देन द जॉइंट सेक्रेटरी विल इन्फॉर्म वर्बली एंड एंट्री विल बी मेड इन द सेक्शन रजिस्टर. अब कोई MP का लेटर था, आना जॉइंट सेक्रेटरी के थ्रू चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक CR सेक्शन वालों ने डायरेक्ट सेक्शन में भेज दिया, तो ये बोलता है कि हम जॉइंट सेक्रेटरी को वर्बली इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारे पास एक लेटर आया है और हम सेक्शन रजिस्टर में उसकी एंट्री कर लेंगे. इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड द राइट आंसर इज
बी फॉल्स। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आ गया तो आप उसको वर्बल इन्फॉर्म नहीं करोगे बल्कि आप उसको रिटन में इन्फॉर्म करोगे। एक बार देख लेते हैं। इफ फॉर एनी रीजन एमपीज लेटर इज रिसीव्ड बाय अ सेक्शन विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड इन द पर्सनल सेक्शन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर, इट शुड बी रजिस्टर्ड देयर इमीडिएटली। ठीक है, अगर आपके पास लेटर आ जाता है बिना जेएस के रूट होते हुए, आप उसको पहले जेएस को भेजोगे, उससे एंट्री कराओगे, फिर अपने पास लोगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जेएस के रजिस्टर में उसकी एंट्री हो रखी है कि नहीं हो रखी? पीछे वाले क्वेश्चन में याद है ना क्या किया था कि जहाँ भी रजिस्टर में एंट्री होती है उसका नंबर रिसीट के ऊपर मेंशन होता है। तो अगर रिसीट के ऊपर उसका नंबर मेंशन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जेएस के रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो इसका मतलब आप उसको ले जाके एंट्री करा सकते हो। Question number 7, which of the following statements is correct about VIP references? VIP references के regarding कौन सा statement सही है? 1. Each section will submit the register to the under secretary on the first working day of each month. 2. A report with the remarks of under secretary is submitted to the director and the register is returned to the section. 3. The personal section of the joint secretary director will check whether all the communications entered in its register figure in the report sent by the sections. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारे statements सही हैं. On the first working day of each month, each section will submit the register along with the report in the form at appendix 12.3 to the under secretary डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, हर महीने के पहले वर्किंग डे के अंदर जो भी सेक्शन डील करता है वीआईपी रेफरेंसेस के रिगार्डिंग, वो अपना एक रजिस्टर होगा जो कि फॉर्मेट है 12.3 उसमें दिया हुआ अपेंडिक्स में, हम आगे देखेंगे। उसको में सारी रिपोर्ट्स उस रजिस्टर में अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी को सबमिट करेगा। यानी कि अगर आप वीआईपी रेफरेंसेस को हैंडल कर रहे हो तो हर महीने की पहली तारीख को आपको अंडर सेक्रेटरी को रजिस्टर में सबमिट करना है। द रिपोर्ट with the remarks of under secretary deputy secretary will be submitted to the director joint secretary and register will be returned to the section। ठीक है, अब दो चीज़ें थी उसमें, एक रजिस्टर था एक रिपोर्ट थी। अब अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी क्या करेगा, वो उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा फर्दर अपने डायरेक्टर या जॉइंट सेक्रेटरी जिसको भी उसकी रिपोर्टिंग होगी उसको सबमिट करेगा, और रजिस्टर को करेगा वो सेक्शन को वापस। अब रजिस्टर को अंडर सेक्रेटरी को भेजने का पर्पज़ क्या था? वो पर्पज़ था क्रॉस चेक करना कि रिपोर्ट सही है गलत है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, वीआईपी रेफरेंसेस का मैटर है, इसलिए एक लेवल पर अंडर सेक्रेटरी के पास भी चेक होना चाहिए। तो अंडर सेक्रेटरी देखेगा कि जो रजिस्टर में एंट्रीज हैं उसके बेसिस पर रिपोर्ट से फिगर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर फिगर्स मैच कर गए तो रिपोर्ट ऊपर चली जाएगी ऊपर वाले ऑफिसर्स के लिए और रजिस्टर को वापस सेक्शन के पास कर दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन उसका अल्टीमेट कस्टोडियन है। द पर्सनल सेक्शन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर विल चेक वेदर ऑल द कम्युनिकेशंस एंटर्ड इन इट्स रजिस्टर्ड फिगर इन द रिपोर्ट सेंट बाय द सेक्शंस। अब जॉइंट सेक्रेटरी के पास पहले जब आया था वीआईपी रेफरेंसेस तो उन्होंने अपने रजिस्टर में एंट्री की थी। अब जॉइंट सेक्रेटरी क्या करेगा, वो उसको फिर से चेक करेगा अपने फिगर्स के साथ कि जो एंट्रीज आई थी वीआईपी रेफरेंसेस वो सब मेंशन है कि नहीं इस रिपोर्ट्स में। इफ द डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इट शुड बी रिकनसाइल्ड, देयर आफ्टर द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर फॉर स्क्रूटनी एंड फॉर सच अदर एक्शन एज ही मे कंसिडर अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब जब यहाँ से फिगर को रिकनसाइल करा लिया फाइनल, और उसके बाद रिपोर्ट को जो है जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर के पास स्क्रूटनी के लिए भेज दिया जाएगा। तो अगर पूरा प्रोसेस देखा जाए तो जितने भी आपके पास सेक्शन में वीआईपी रेफरेंसेस आते हैं सबके सब 1 तारीख को रजिस्टर के साथ रिपोर्ट्स बना के अंडर सेक्रेटरी को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर में एंट्री होती है जितने भी वीआईपी रेफरेंसेस आते हैं और उसके बेसिस पर ही वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो अंडर सेक्रेटरी के पास 2 चीज़ें पहुंचेंगी, एक तो रजिस्टर पहुंचेगा जिसमें की सारी एंट्रीज हैं और एक होगी रिपोर्ट। अंडर सेक्रेटरी दोनों के फिगर्स को मैच कराएगा। अब एक लेवल पे फिगर्स फिर से मैच हो गए। अब मैच होने के बाद रजिस्टर को तो भेज देगा सेक्शन को और रिपोर्ट चली जाएगी ऊपर। अब ऊपर ऑलरेडी उनके पास एंट्रीज हैं, उनका अपना खुद का रजिस्टर है, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी जिसके पास भी जाएगा उसके पास अपना खुद का एक रजिस्टर है जहाँ पे जब रिसीट आई थी उस टाइम पे उनकी एंट्री थी। वो उस फिगर को रिपोर्ट से मैच करेगा कि सारी एंट्रीज हो गई कि नहीं हो गई। सारी एंट्रीज हो गई तो यहाँ पर फिर एक बार चेक हो गया, और अगर कोई मिसिंग है तो रिकनसाइल हो जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें कई लेवल पर चेक हो जाएंगी। उसके बाद जो है जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर जो कोई भी होगा स्क्रूटनी के लिए फाइनल भेजा जाएगा। तो ये हमारा चैनल होता है उसकी रिपोर्ट्स बनाने के रिगार्डिंग। अब ये 12.3 हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स ऑफ एमपीज वीआईपी लेटर्स पेंडिंग ओवर अ फोर्टनाइट। ठीक है, जो 15 दिन से पेंडिंग पड़े हुए उनकी रिपोर्ट है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ एमपी, डेट फ्रॉम विच पेंडिंग, ब्रीफ सब्जेक्ट, रीजन फॉर डिले और रिमार्क्स ऑफ ब्रांच ऑफिसर, डिविजनल हेड, जॉइंट सेक्रेटरी जो कुछ भी होगा और एक्शन टेकन। ये हमारा फॉर्मेट होता है।
अब आती है कि वीआईपीज़ होते क्या हैं, तो ये एमओपी के अपेंडिक्स 12.4 में मेंशन है, और ये वीआईपीज़ की लिस्ट है, और लिस्ट नहीं है, ऑर्डर भी है, हायरार्की है कि अगर हमें डिसाइड करना हो कौन सा वीआईपी सुपीरियर है, कौन सा इन्फीरियर है, यानी इन्फीरियर तो कोई होता ही नहीं है, कौन सा ज़्यादा सुपीरियर है, तो उसमें से इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। सपोज़ अगर पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा सीनियर होगा या फिर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो देखो 10 नंबर पे है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और 11th नंबर पे है वाइस चेयरमैन, यानी कि वाइस चेयरमैन नीचे आएगा हायरार्की में वीआईपी स्कीम में। तो ऑर्डर क्या, पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद गवर्नर्स ऑफ स्टेट। तो ये चारों हमारे हो गए जो प्रेजेंट इनकम्बेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को संभालते हैं। उसके बाद आ गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारा, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारा होता है गवर्नर से नीचे आता है, जो यहाँ पर याद रखने वाली बात है। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा आ गया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन आ गए। तो इस तरह से लिस्ट जाएगी, और सबसे लास्ट में आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ वीआईपीज़ है एमओपी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वीआईपी केसेस ट्रीटेड इन ई फाइल। ई फाइल में वीआईपी केसेस के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, इन ई फाइल ऑल द केसेस इंक्लूडिंग द वीआईपी केसेस एंड कोर्ट केसेस आर ट्रीटेड एट सेम लेवल। 2, mechanism for easy tracking and monitoring of VIP letters are provided in the system. Options are A1 only, B2 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is B2 only. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। इन ई फाइल utmost importance has been given to deal with VIP cases। ठीक है, ई ऑफिस में हो या फिजिकल हो, कैसे भी वीआईपी केसेस को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते ही देते हैं। एवरी लेटर रिसीव्ड फ्रॉम वीआईपी इज टैग्ड विद यूनिक वीआईपी टैग एंड देयर डिटेल्स आर सेव्ड ऑटोमेटिकली। जिसको भी हम जब उसकी डायरी की एंट्री करते हैं, उसमें वीआईपी केसेस का होता है, उसको हमने टैग कर दिया वीआईपी केस, तो आपको अलग से दिखाई देगा और वो वीआईपी टैग के अंडर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो जब आप खोलोगे तो वीआईपी टैग वाले लेटर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। मैकेनिज्म फॉर इजी ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वीआईपी लेटर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। सिस्टम में वैसे तो हमने सबका ही ट्रैकिंग का रखा हुआ, लेकिन वीआईपी वालों के लिए मैकेनिज्म अलग से भी है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट केसेस। अब कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, the personal section of each joint secretary will maintain a separate register of court cases from the date of filing the petition in court. 2, the serial number at which the petition is entered in the register will be prominently marked on the petition together. Options are A1 only, B2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is D both the above. दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक बार देख लेते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट कैट केसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट कैट केसेस, ठीक है, ऑर्डर्स, इनकी रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? द personal section of each joint secretary director, if the director submits cases directly to the secretary, additional secretary will maintain a separate register of court cat cases from the date of filing the petition application in the court cat in the form। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, पीछे हमने वीआईपी वाला केस डिस्कस किया था, सेम है। हर जो भी आपका कोर्ट केसेस होगा वो सीधा आएगा जॉइंट सेक्रेटरी के पास और डायरेक्टर के पास। अगर डायरेक्टर डायरेक्ट रिपोर्ट करता है सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को, और जिस डेट से कोर्ट केस फाइल हुआ है उसकी एंट्री रहेगी, उसको अपने रजिस्टर में एंटर कर लेगा। द सीरियल नंबर एट विच द पेटिशन इज एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड विल बी प्रोमिनेंटली मार्क्ड ऑन द पेटिशन एप्लीकेशन टुगेदर विद इट्स डेट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब उसकी जो हमने रजिस्टर में एंट्री की है उसका सीरियल नंबर भी हम रिसीट पे मार्क करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था। जैसे एग्जाम्पल 12 JS कोर्ट कैट केस, अगर ये वीआईपी होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, वीआईपी लिखते, एमपी लिखते, जो कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। तो सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा। अब ये हमारा रजिस्टर में एंट्री जो कोर्ट केस कैट केसेस वाला है, लगभग सिमिलर ही है वीआईपी रेफरेंसेस जैसा। इसमें क्या आएगा, पेटिशन OA नंबर आएगा, ठीक है, जो पेटिशन का नंबर होता है। उसके बाद फिर कोर्ट और बेंच कौन सी है, कैट की जो भी है, या कोर्ट का कौन सा है वहाँ पे है, इशू क्या है, डेट ऑन विच कोर्ट काउंटर एफिडेविट वाज फाइल, ठीक है, काउंटर एफिडेविट की जो डेट होती है वो होती है। इसके बाद सब्सिक्वेंट एफिडेविट की डेट होती है, और प्रेजेंट स्टेटस ऑफ केस, ये सारी चीज़ें इसमें रजिस्टर में मेंटेन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अब कोर्ट ऑर्डर्स के इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, ईच सेक्शन विल मेंटेन अ रजिस्टर ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट कैट जजमेंट ऑर्डर्स। 2, mark out those court cases finally implemented by rounding of the serial number of the register in red ink and give date of implementation of court order.
ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी नन ऑफ द अबव, डी बोथ द अबव एंड द राइट आंसर इज डी बोथ द अबव। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। टू कीप अ वॉच ऑन स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट कैट जजमेंट ऑर्डर्स ईच सेक्शन विल, तो ईच सेक्शन क्या करेगा इसको वॉच करने के लिए, मेंटेन अ रजिस्टर एज इन फॉर्मेट अपेंडिक्स 12.6। 12.6 में एक रजिस्टर की एंट्री है, उस रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाएगी। मार्क आउट प्रोमिनेंटली दोज कोर्ट केसेस फाइनली इंप्लीमेंटेड डिस्पोज ऑफ, ठीक है, जो केसेस डिस्पोज हो जाएंगे उनको मार्क करेंगे। और कैसे मार्क करेंगे, बाई राउंडिंग ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ द रजिस्टर इन रेडिंग, ठीक है, जो हमने पहले वीआईपी केसेस में किया था, जो खत्म होते जाएंगे उसको रेडिंग से राउंड ऑफ करते जाएंगे। एंड गिव डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट कैट ऑर्डर्स, ठीक है, गिव डेट ऑफ, ठीक है, उसमें डेट भी देते हैं कि किस डेट को यह इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इस तरह से इसको डिस्पोजल का किया जाता है। अभी हमारा 12.6 का रजिस्टर, जिसकी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में किया था कि मेंटेन रजिस्टर इन फॉर्म एट 12 अपेंडिक्स 12.6, तो इसमें कैसे एंट्री होती है, सीरियल नंबर, पेटिशन, ओए नंबर, नेम, कोड, बेंच, ठीक है, ये सब चीज़ें इस रजिस्टर में होता है। इसे देखने के लिए एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी एंट्रीज किसी भी फॉर्मेट की याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये आपके किसी काम की नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11, if any court case is received by a section without being registered in the personal section of the joint secretary, immediate steps will be taken to get it registered there, ठीक है। अगर कोई कोर्ट केस का जो रिसीट है वो सेक्शन में आती है लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी के पास रजिस्टर नहीं हुई है, तो वो सबसे पहले जॉइंट सेक्रेटरी के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भेजी जाएगी। इसे ट्रू और फॉल्स, एंड राइट आंसर इज ए ट्रू। ये आपको लग रहा है सिमिलर है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीआईपी केसेस में था, ये कोर्ट केसेस का है, लेकिन दोनों सिमिलर हैं। कोई भी रजिस्टर, कोई भी लेटर, वीआईपी रेफरेंस आया, कोर्ट केस आएगा, वो जॉइंट सेक्रेटरी के रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर में एंट्री उसकी होना मैंडेटरी है, और उसके बाद ही वो सेक्शन में जाएगा। और जैसा कि हमने देखा था कि जब सेक्शन से रिपोर्ट जाती है तो उसको टैली भी करते हैं उस रजिस्टर से, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर एंट्री होना। तो अगर बिना उसके रजिस्ट्रेशन के आ गया तो आप क्या करोगे, आप उसको एंट्री करवाओगे। और आपको पता कैसे चलेगा वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी के रजिस्ट्रेशन का नंबर उस रिसीट पर लिखा रहता है। अगर वो नंबर नहीं है दैट मीन्स कि जॉइंट सेक्रेटरी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोर्ट कैट जजमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। अब कोर्ट कैट जजमेंट या ऑर्डर्स इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, each section will submit the register along with the report in the form to the under secretary on the 1st and 20th day of each month. 2, the report with the remark of under secretary will be submitted to the director and register will be returned to the section. 3, the personal section of the joint secretary will check whether all the communications entered in the register figure in the report sent by the sections. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is C2 and 3 only, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एक बार देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट कैट केसेस on the 1st and 15th day of each month, each section will submit the register along with the reports to the under secretary, डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है, पिछले वाले की तरह हो गया 1st and 15th को उस, लेकिन उसमें वीआईपी केसेस में क्या था, केवल फर्स्ट को भेज रहे थे एवरी मंथ। यहाँ पे 2 बार भेज रहे हैं, 1st and 15th 2 बार भेज रहे हैं अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को, ठीक है। The report with the remarks of under secretary, deputy secretary will be submitted to the director, joint secretary, and register will be returned to the section. Same process. अंडर सेक्रेटरी इसको मैच कराएगा रजिस्टर के साथ, उसके बाद रजिस्टर को वापस भेज देगा और रिपोर्ट को ऊपर सबमिट कर देगा। द पर्सनल सेक्शन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर विल चेक वेदर ऑल द कोर्ट केसेस कैट केसेस एंटर्ड इन इट्स रजिस्टर फिगर इन द रिपोर्ट सेंट बाय द सेक्शंस, ठीक है, उसको क्रॉस चेक करेगा। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इट शुड बी रिकनसाइल्ड, ठीक है। सेम देयर आफ्टर द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर फॉर स्क्रूटनी, और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी पर स्क्रूटनी के लिए भेजी जाएगी। तो वीआईपी केसेस में और कोर्ट केसेस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वीआईपी रेफरेंस हर महीने की फर्स्ट डेट को जाता है, लेकिन ये 1st और 15th 2 बार जाता है, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस। अब पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस का जो रजिस्टर होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, ईच सेक्शन इन अ मिनिस्ट्री विल कीप अ रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ एश्योरेंसेस गिवन बाय अ मिनिस्टर टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट in the course of discussions on bill etc. 2, a separate register will be maintained for each house and entries therein will be made session wise. Options are A1 only, B2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is D both the above. दोनों स्टेटमेंट सही है। एक बार देख लेते हैं। ये है रजिस्टर का फॉर्मेट आपका, जिसमें कि एश्योरेंसेस जाते हैं, सीरियल नंबर, फाइल नंबर, क्वेश्चन नंबर, डिस्कशन डेट, नेम ऑफ एमपी रेजिंग द पॉइंट, उसके बाद रेफरेंस, सब्जेक्ट,
प्रॉमिस कौन कौन सी आपके एमपी ने की थी, डेट ऑफ रिसीट फ्रॉम पार्लियामेंट, ये सारे इसके कॉलम्स होते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं कि हर जो सेक्शन होगा मिनिस्ट्री में, वो अपना जो पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस जो मिनिस्टर ने अपने दिए हुए हैं, वो उनकी अपनी एंट्री को मेंटेन करके चलेगा। उस सेक्शन से कौन कौन से मैटर्स डील हुए हैं वो सबको मेंटेन करके चलेगा। दूसरा, लोकसभा का अलग रजिस्टर होगा और राज्यसभा का अलग रजिस्टर होगा, और सेशन वाइज एंट्रीज उसमें रहेंगी, कौन से सेशन में कौन कौन से एश्योरेंसेस दिए थे। तो ये सब रजिस्टर की जो एंट्री होती हैं मिनिस्टर के, वो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ सेक्शन ऑफिसर्स पर्टेनिंग टू रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस। अभी पार्लियामेंट्री एश्योरेंस हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में कवर हो गया, लेकिन इसमें सेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होती हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, द सेक्शन ऑफिसर विल स्क्रूटनाइज द रजिस्टर once in 2 weeks to ensure that necessary follow-up action is in fact being taken. 3, submit the register to the branch officer every month if the house concerned in the session and once fortnight otherwise. Options are A 1 only, B 2 1 and 3 only, C 2 only, D all of the above, and the right answer is C 2 only. यानी फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ द सेक्शन ऑफिसर पर्टेनिंग टू द रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझना। स्क्रूटनाइज द रजिस्टर वंस अ वीक, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो फोर्टनाइट नहीं है, आपको वंस अ वीक करना है, हर हफ्ते आपको रजिस्टर को चेक करना है पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेज वाले को, ये सेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद एंश्योर दैट नेसेसरी फॉलोअप एक्शन इज इन फैक्ट बीइंग टेकन, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेसेसरी फॉलोअप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है एश्योरेंस का मैटर। थर्ड, सबमिट द रजिस्टर टू द ब्रांच ऑफिसर एवरी फोर्टनाइट, यानी कि हर हफ्ते तो खुद चेक करेगा और हर दूसरे हफ्ते जो है ब्रांच ऑफिसर को सबमिट करेगा। इफ़ द हाउस कंसर्न इन द सेशन, अगर हाउस सेशन में है तो, और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो वंस अ मंथ भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि एक तो पहला हो गया आपका सेक्शन ऑफिसर मेंटेन करेगा वंस अ वीक, और ब्रांच ऑफिस के पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी अगर सेशन में है हाउस तो फोर्टनाइटली, यानी कि हर 2 हफ्ते पर, या फिर अगर सेशन नहीं चल रहा है तो एवरी मंथ। ड्राइंग हियर स्पेशल अटेंशन टू द एश्योरेंसेज विच आर नॉट लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, ठीक है। जो 3 months के अंदर एश्योरेंस को फुलफिल नहीं कर सकते, उनकी एंट्री उस रजिस्टर में रहेगी ब्रांच ऑफिसर को देते हुए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेज। अब हमने पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेज क्या होते हैं देख लिया, सेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेज को लेकर, ये भी देख ली। अब हम लोग रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखना है। 1, द ब्रांच ऑफिसर विल कीप द हायर ऑफिसर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस मेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एश्योरेंसेज गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट। 2, cases in which there is likely to be any delay in the implementation of a promise or an undertaking should be particularly brought to their notice well in advance. Options are A 1 only, B none of the above, C 2 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि ब्रांच ऑफिसर के पास जब सेक्शन ऑफिसर डिटेल्स भेज देता है 15 डेज़ के अंदर या फिर 1 month के अंदर, जो भी रिपोर्ट भेजनी होती है सेशन के अकॉर्डिंग, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब ब्रांच ऑफिसर क्या करेगा, हायर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है एश्योरेंसेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के रिगार्डिंग। ये है ब्रांच ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में एश्योरेंसेस दिए थे उनको क्या क्या आउटकम चल रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस है। और जो केसेस जो हैं जो कि लाइकली टू बी डिले हैं, ठीक है, इनका इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग जाएगा, वो उनके नोटिस में पर्टिकुलरली आना चाहिए एडवांस में कि ये वाले केस सो एंड सो केसेस हैं जो आपने टाइम दिया था उस टाइम के अंदर ही नहीं हो पाएगा, ये डिले हो रहे हैं, ये टाइम लाइन से पीछे चल रहे हैं। तो उस पर जो भी डिसीजन लेना होगा हायर ऑफिसर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फैसिलिटी फॉर टैगिंग पार्लियामेंट एश्योरेंस मैटर्स हैज ओनली बीन गिवन इन फिजिकल फाइल एंड नॉट इन ई फाइल। ऑप्शन आर A true, B false, एंड द राइट आंसर इज B false। ये तो सबको ही पता होगा कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो ई ऑफिस में नहीं दी गई है जो कि फिजिकल फाइल में हो सकती है। इन ई फाइल, फैसिलिटी फॉर टैगिंग पार्लियामेंट एश्योरेंस मैटर एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ MIS रिपोर्ट फॉर टाइमली मॉनिटरिंग ऑफ सच केसेस इज गिवन, ठीक है। कोई बात ही नहीं है, वो सिर्फ उसकी टैगिंग ही नहीं करती, उसकी MIS भी बना देती है। MIS मतलब पूरी डिटेल्स बना देगी, कौन कौन से एश्योरेंसेस हैं, कब कब के उनकी क्या टाइम लाइन है, पूरी डिटेल्स सबको एक्सेल शीट में बना के दे देती है। इन ई फाइल, फैसिलिटी फॉर टैगिंग पार्लियामेंट एश्योरेंस मैटर्स एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ MIS रिपोर्ट ऑफ टाइमली मॉनिटरिंग ऑफ सच केसेस इज गिवन, ठीक है, सेम चीज़।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चेक लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। अब पीरियोडिकल रिपोर्ट्स जो जाती हैं आपके यहाँ से, उनकी चेक लिस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, to ensure timely receipt, preparation and dispatch of periodical reports, each section will maintain two checklists, one for incoming reports and the other for outgoing reports. 2, all periodical reports will be listed in the column 2 of the appropriate checklist in the order of their frequency. Weekly reports will be entered first, fortnightly reports next, and so on. 3, the checklist will be prepared at the commencement of each year approved by branch officer. Options are A1 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें कि टू एंश्योर टाइमली रिसीट, प्रिपरेशन एंड डिस्पैच ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, ईच सेक्शन विल मेंटेन 2 चेकलिस्ट। ठीक है, हर सेक्शन के पास 2 चेकलिस्ट होंगी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, वन फॉर इनकमिंग रिपोर्ट्स एंड अदर फॉर द आउटगोइंग रिपोर्ट। ठीक है, all periodical reports will be listed in column 2 of the appropriate checklist in the order of their frequency। ठीक है, कॉलम 2 क्या होता है देख लेते हैं। ये आपकी इनकमिंग पीरियोडिसिटी रिपोर्ट है। इसका कॉलम नंबर 2 देखिए, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एंड फाइल है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल, और जो फ्रीक्वेंसी था यानी पीरियोडिसिटी कि ये वीकली है, क्वार्टरली है या मंथली है, वो इसमें आता है आपका। तो ये हमारा इनकमिंग का फॉर्मेट है। तो ऑल पीरियोडिकल रिपोर्ट्स विल बी लिस्टेड इन द कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 2 समझ में आ गया। कॉलम 2 क्या होता है, और एप्रोप्रिएट चेकलिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया। वीकली रिपोर्ट्स बीइंग एंटर्ड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले वीकली रिपोर्ट्स आती हैं, फिर फोर्टनाइटली आती हैं, एंड सो ऑन। चेकलिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर अप्रूव्ड बाय ब्रांच ऑफिसर। ठीक है, चेकलिस्ट जो होती हैं हर ईयर के स्टार्ट में प्रिपेयर कर दी जाती हैं कि इन चेकलिस्ट में हम भेजेंगे सारी रिपोर्ट्स को, और उसको ब्रांच ऑफिसर अप्रूव करता है। तो ये हमारा फॉर्मेट इनकमिंग का, मिनिस्ट्री का नाम, सेक्शन का नाम 1, कॉलम नंबर 2 हमने देख लिया। रिपोर्ट्स के बारे में लिखा जाएगा, पीरियोडिसिटी यानी उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी जाएगी, और हर मंथ में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारी जानी है उसकी हमारी हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली हमारी आउट गोइंग की रिपोर्ट होती है। सेम कॉलम नंबर 2 में आपका उसका टाइटल होगा, उसके बाद पीरियोडिसिटी होगी और मंथ वाइज का शेड्यूल रहता है। ये हमारा पीरियोडिकल रिपोर्ट्स की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चेक लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। अब चेक लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, the section officer will go through the checklist once a week to plan action on items requiring attention during the following week. 2, after a periodical report has been received, the relevant entry in the date column of the appropriate checklist will be circled in red ink. Options are A1 only, B none of the above, C 2 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर विल गो थ्रू द चेकलिस्ट वंस अ वीक। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर हर हफ्ते अपनी चेकलिस्ट को चेक करेगा, और कौन कौन से पर नेक्स्ट वीक में हमें रिपोर्ट भेजनी है चेक कर लेगा। आफ्टर अ पीरियोडिकल रिपोर्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, द रेलिवेंट एंट्री इन द डेट कॉलम ऑफ द अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट विल बी सर्किल्ड इन रेडिंग। ठीक है, और एक बार आ जाती है, जैसे आपको पता है ये रिपोर्ट आनी है, जो जो आती जाएंगी आपके पास उनकी रेड सर्किल उनके ऊपर हम करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, all periodical reports and returns relating to each section will be reviewed at the level of joint secretary or above every 4 years. Options are A true, B false, and the right answer is B false। एक बार देख लेते हैं। All periodical reports and returns relating to each section will be reviewed by at the level of joint secretary or above every 3 years। ये हर 3 साल में एक बार चेक होती है। अब देखो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स में हमने देखा था कि सेक्शन ऑफिसर का काम तो क्या होता है, वो तो देखते रहते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो वीकली देखते रहते हैं। ब्रांच ऑफिसर के अप्रूवल से वो हर साल की रिपोर्ट्स की पहले ही फॉर्मेट तैयार कर देते हैं कौन कौन सी कम आ रही हैं। तो हर साल के साल जो हमारा उसका रिव्यू एक तरह से ब्रांच ऑफिसर के थ्रू हो जाता है। ब्रांच ऑफिसर हर साल की खुद ही तैयार करवाते हैं अपने सुपरविजन में। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हो जाती हैं कि कुछ टाइम के बाद इरेलीवेंट हो जाती हैं, कुछ जो है नई रिपोर्ट्स ऐड हो जाती हैं, कुछ की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है। तो उस सिचुएशन में उसका रिव्यू जरूरी होता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, और वो 3 साल में होता है। उसमें क्या होता है कि जो अननेसेसरी की रिपोर्ट्स होती हैं उनको हटा देते हैं, कुछ नए कॉलम्स ऐड करने होते हैं वो कर देते हैं। जैसे कि पहले रिपोर्ट जाती थी, अब रिपोर्ट्स आपकी जा रही हैं EHRMS पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी इंप्लीमेंट हुआ है। तो EHRMS नंबर डाल सकते हो आप उसके ऊपर, या आप ई ऑफिस में भेज रहे हो तो ई ऑफिस का नंबर डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एंट्री जो है वो उसमें करने के लिए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, हटा सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो, वो सबका रिव्यू जो है आपका 3 साल में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उसके ऊपर का ऑफिसर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स टू रिव्यू द पीरियोडिकल रिपोर्ट्स बाय जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी जो रिव्यू करता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 1, टू एलिमिनेट अननेसेसरी रिपोर्ट एंड रिटर्न्स।
2. To redesign reports and returns where do not provide information in usable form. 3. To simplify the essential ones by combining 2 or more of them if possible. Options are A1 only, B1 and 3 only, C2 only, D all of the above. एक आंसर तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था पिछले क्वेश्चन में, तो आंसर इज डी। ये सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा रिव्यू करने के लिए एक रिपोर्ट के। एक और देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रिव्यू ऑफ पीरियडिकल रिपोर्ट्स रिटर्न्स, ठीक है। टू एलिमिनेट अननेसेसरी रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स, पहले डिस्कस कर लिया। फालतू की जो रिपोर्ट्स हो गई हैं, अननेसेसरी जो अनयूजुअल है, मतलब अवेलेबल नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, उनको हटा देंगे। टू रीडिजाइन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स विच डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन डेटा इन यूजेबल फॉर्म, कुछ नए कॉलम्स ऐड करने की बात होगी या कुछ पुराने कॉलम हटाने की बात होगी, उसको रीडिजाइन कर देंगे। टू रैशनलाइज सिंप्लीफाई द एसेंशियल वंस बाय कंबाइनिंग 2 और मोर ऑफ देम इफ पॉसिबल, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 को एक साथ भी कर सकते हैं। टू रिवाइज द फ्रिक्वेंसी इन रिलेशन टू द नीड विद ड्यू रिगार्ड टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटा फ्रॉम फील्ड लेवल्स, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं कि आपको मान लो भेजनी है वीकली, लेकिन आपको फील्ड से डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी को घटा सकते हो। तो इस तरह से रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। 21. The results of the review during each year will be reported by the section to the section designated for handling work of IWSU by 7th of April. अब हर ब्रांच ऑफिसर भी अपने लेवल पे चेक करता रहता है, रिव्यू करता रहता है पीरियोडिक रिपोर्ट्स को। उस रिपोर्ट्स का जो रिव्यू है उसके रिजल्ट को वो जो सेक्शन IWSU का काम देख रहा है उसको 7th of April तक इंटीमेट कर देता है रिजल्ट को। ऑप्शन आर A ट्रू, B फॉल्स एंड द राइट आंसर इज A ट्रू। बिल्कुल ठीक है कि जो भी सेक्शन होता है IWSU का देख रहा है उसको रिपोर्ट 7th April तक इंटीमेट कर दी जाती है ब्रांच ऑफिसर के लेवल से और सेक्शन ऑफिसर के लेवल से एवरी ईयर। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिव्यू ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के रिव्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1. द IWSU सेक्शन विल कंसोलिडेट द रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सेक्शंस एंड सेंड अ रिपोर्ट कवरिंग द मिनिस्ट्री टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। 2. These reports will be sent to the Department of Administrative Reform and Public Grievance by 30th April. 3. Both A and B. 4. None of the above and the right answer is C, यानी 3 both A and B। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। The section designated for handling work of IWSU will consolidate the reports received from various sections and send a report covering the ministry department as a whole to the Department of Administrative Reform and Public Grievance by the 30th of April as per the आइटम 6 इन नीचे वाला जो आपका है अपेंडिक्स। तो अब IWSU के पास तो हर सेक्शन से आएंगे रिपोर्ट्स। आप जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स तैयार करते हो, हर सेक्शन तैयार करता है अपनी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के बाद सब 7th April तक भेजेंगे IWSU के काम देखने वाले सेक्शन को। वो सेक्शन सबको कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद करेगा पूरे मिनिस्ट्री के लेवल पे उसको कंपाइल कर लेगा और उसके बाद वो DARPG रिपोर्ट्स का काम देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के प्रोसेस को मॉनिटर करता है, उस DARPG को 30th April तक आपकी रिपोर्ट को भेज देगा। यानी कि 3 वीक्स का टाइम उसको मिलेगा, 7 तक उसके पास आएगी रिपोर्ट और 3 वीक्स उसको मिलेंगे और 30th April तक उसको रिपोर्ट को भेज देगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि टोटल नंबर कितनी आई हैं, रिव्यू कितनी हुई, स्ट्रीमलाइन रैशनलाइज बाई अमलगमेशन ये कितना हुआ, एलिमिनेट कितनी हुई और करेंटली इन यूज़, ये आपका फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मॉनिटरिंग ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स की मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1. ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड हैव अ वेबसाइट कंटेनिंग अपडेटेड डेटा इन compliance with the guidelines of Government of India website GIGW available on the websites of Ministry of Electronics and Information Technology. 2. A nodal officer should be appointed for the purpose and the website updated regularly. Options are A 1 only, B 2 only, C none of the above, D all of the above and the right answer is D all of the above। मैंने दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ वेबसाइट्स। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस यानी ठीक है गवर्नमेंट के ऑफिस डिपार्टमेंट PSU शुड हैव अ वेबसाइट कंटेनिंग अपडेटेड डेटा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, ठीक है। तो हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को या PSU को अपनी एक वेबसाइट मैंडेटरीली ऑपरेट करना ज़रूरी है। ये सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी मर्जी से नहीं करते, ये कंप्लाइंस है और उसमें जो डेटा कंटेंट रहेगा
वो गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने MIT की गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं इनकी वेबसाइट पे, और DARPG की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं गाइडलाइंस। उन गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए अपनी एक वेबसाइट को मेंटेन करना जरूरी है हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। अ नोडल ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पज एंड वेबसाइट अपडेटेड रेगुलरली। और नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा, वो वेबसाइट को अपडेट करेगा रेगुलरली, जैसे कि कोई नए ऑर्डर इशू हुए हैं, नए इंस्ट्रक्शंस इशू हुए हैं, स्टाफ पोजीशन, उन सब डेटा को रेगुलरली टाइमली अपडेट करता रहेगा वो नोडल ऑफिसर। Question number 24. Disposal of pending matters is such an important issue that with the objective of disposing of references from Member of Parliament, state government, etc., the ministry to undertake special campaign covering all ministries of Government of India. अब ये बोल रहा है कि MPs के जो रेफरेंसेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो रेफरेंसेस आते हैं, उतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनकी पेंडेंसीज मैटर को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री जो है स्पेशल कैंपेन भी चला सकती हैं, जो कि ऑल मिनिस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की को कवर करती हैं। A true, B false, एंड द राइट आंसर इज A true। बिल्कुल भी टाइम पर कैंपेन्स चलाई जाती हैं जो कि MPs के मैटर्स को डिस्पोज करती हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्शन टेकन बाय मिनिस्ट्रीज ऑन रेगुलर बेसिस टू रिड्यूस पेंडिंग मैटर्स। अब मिनिस्ट्री क्या क्या एक्शन लेती हैं रिड्यूस करने के लिए पेंडिंग मैटर्स को? 1. डेडिकेट 3 hours every week for special campaign. 2. Designate nodal officers who will be responsible for identification of pending matters and monitoring disposal on weekly basis. 3. Secretaries shall monitor progress on monthly basis. 4. The campaign shall also be implemented in all outstation offices of ministries. Options are A1 and 3 only, B2 and 4 only, C 3 and 4 only, D all of the above, and the right answer D all of the। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन था ये सिर्फ, कि सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं। एक्शन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑन रेगुलर बेसिस टू रिड्यूस पेंडिंग मैटर्स, तो इसमें क्या है कि हर मिनिस्ट्री जो है स्पेशल कैंपेन चलाएगी, उसमें 3 hours जो है डेडिकेट करेगी सिर्फ इन पेंडिंग मैटर्स को निपटाने के लिए। डेजिग्नेट नोडल ऑफिसर, ठीक है, और जो नोडल ऑफिसर होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी से कम के लेवल का नहीं होगा, जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंडिंग मैटर्स और मॉनिटरिंग डिस्पोजल ऑफ ऑन वीकली बेसिस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कि वो केसेस को मॉनिटर करेगा और उनको वीकली बेसिस पे उनको निपटाएगा। एंड टू गेट दैट डेटा एंटर्ड इन DRPG पोर्टल नेमली, ठीक है, DRPG की वेबसाइट पर डेटा को फटाफट एंटर करता जाएगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ के पहली तारीख को, जिससे कि पता रहे क्या प्रोग्रेस चल रही है। सेक्रेटरी शैल मॉनिटर प्रोग्रेस ऑन मंथली बेसिस, और सेक्रेटरीज को मंथली बेसिस पे मॉनिटर करते रहेंगे। द कैंपेन शैल ऑल्सो भी इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल आउट स्टेशन ऑफिस, ठीक है, आउट स्टेशन ऑफिस में भी कैंपेन को चलाया जाएगा। एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सबऑर्डिनेट ऑफिस, हर ऑफिस में इस कैंपेन को रन किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया पेंडिंग मैटर्स को करने के लिए मिनिस्ट्री क्या क्या डिसीजन ले सकती हैं, एक्शंस लेती हैं। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने, चैप्टर नंबर 13 तक हम लोगों ने पार्ट को डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 13 हमारा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट में भी, तो तब तक के लिए आप लोग इसे देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।